दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल का ये पहला कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं। और जब भी नया साल आता है, हर साल नए साल के स्वागत में हम कुछ नया करने की प्लानिंग करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ नया हो, नए साल में हम क्या नया कर सकते हैं, इस बारे में काफ़ी कुछ हम प्रयास करते हैं। और कई लोग सफल भी होते हैं, लेकिन सफल वे होते हैं जो ईमानदारी से अपने प्रयासों को सफलता की राह पर ले जाते हैं। इसी तरह से निवेश के संदर्भ में नया साल क्या हमें संभावनाएं लेकर आता है, क्या आया है, इस साल हमें क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, ये तो एक्सपर्ट से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं, नए साल में निवेश। और विशेषज्ञ क्या राय रखते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं देश में, आर्थिक जो स्थिति है, विकास की जो स्थिति है, वो बाजार को किस तरह से आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। इससे पहले कि हम आपका परिचय अपने विशेषज्ञ से कराएं, हम आपको भी इस कार्यक्रम में टेलीफोन के माध्यम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर्स बता रहे हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। 2660049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 2660049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और इस कार्यक्रम से डायरेक्ट जुड़ने के लिए। विशेषज्ञ हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में श्री राजीव कुमार गुप्ता जी। नमस्कार सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में मैं इनवाइट करता हूं, उनको स्वागत करता हूं और इस वर्ष नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हम विशेषज्ञ का संक्षिप्त परिचय आपको बता देते हैं कि श्री राजीव कुमार गुप्ता जी रिटायर्ड GM हैं बैंक ऑफ इंडिया से, और स्तंभकार हैं समाचार पत्रों में। इनके आलेख, आर्थिक जगत से संबंधित इनके विश्लेषण आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो और ये काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञ हैं। तो आप भी फ़ोन कर सकते हैं, जो भी निवेश से संबंधित इस साल की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर से इससे संबंधित आप अगर इनको कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, सीधे टेलीफोन कर सकते हैं। तो जब तक हमारे कॉलर हमें फ़ोन करते हैं, गुप्ता जी, नया साल आया है और नए साल की स्वागत में कई लोग नए संकल्प भी लेते हैं। आर्थिक जगत के लिए ये नया साल आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम बहुत खुश नसीब हैं कि नया साल हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा नई नई आशाएं लेकर के आया है। हम देख रहे हैं आज का माहौल अपने देश का, देश में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। सारे बड़े बड़े देश आर्थिक स्थिति में बहुत पीछे हैं। हम है ना 5वें स्थान पर पूरे संसार में पहुंच चुके हैं। हमारा $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है। आगे बाहर FDI निवेश बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स थी उसमें सुधार के लिए लगातार सरकार का प्रयास जारी है, और जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है रियल में, आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आज ही समय है कि हम आज से ही निवेश शुरू करें। बिल्कुल गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छे 2-3 जो पॉइंट बताए हैं। एक तो कि विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर हम आज 5वें नंबर के गरिमामय स्थान पर अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा देश पहुंच चुका है। $5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य था, वो लगभग हम उसके नज़दीक हैं। काफ़ी कुछ सकारात्मक तरीके से ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये संकेत हमारे बाजार को, निवेशकों को ये भी दे रहे हैं कि आपका निवेश हमारे देश में सुरक्षित है और काफ़ी सकारात्मक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ना केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत ज़्यादा उसका लाभ भी देने वाला है। ये भी उसका संकेत है। ये भी संकेत है कि हम आगे समय में हम अपने पैसों को, पैसे से पैसा बनाने में बहुत अगर निवेश करेंगे तो बहुत ही सफल रहेंगे। क्योंकि जब देश में स्थिरता रहती है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है, मजबूत रहती है, तो निश्चित रूप से निवेशकों को भी वो उसका काफ़ी फर्क सकारात्मक असर आता है, और निवेश में उनको वृद्धि होती है, रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलने की संभावना होती है, क्योंकि वो स्वावलंबी हो जाता है आर्थिक रूप से। बिल्कुल। और हम तो, हमारा बाजार इस तरह से इस समय स्वावलंबी है कि विदेशी निवेशक भी हमारी तरफ, अभी भी सबसे ज़्यादा भरोसा भारत की तरफ है उनका। इतना ही नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जी दूसरे जैसे चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं अपना व्यवसाय। जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, एप्पल एक बहुत बड़ा नाम है विश्व के अंदर। बड़े बड़े औद्योगिक घराने भी भारत की तरफ इस समय और अपनी इसी नजर तरह रखे से हुए और हैं। भी बड़े बड़े घराने कर रहे हैं। लेकिन एप्पल इतना बड़ा नाम है कि उसको देख करके लगता है जब वो चाइना से इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है तो जरूर कुछ होगा इंडिया में।
जब वो निवेश करने को तैयार हैं, वो यहाँ पर सब बिल्कुल। कुछ हमारे व्यवसाय करने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि जो भी हिकअप्स होते थे पहले इंडस्ट्रीज के या कुछ जी। जो आसानी चीज़ें चाहिए थी, वो सब यहाँ पर धीरे धीरे लागू हो रही हैं और लोगों को इंडस्ट्रियल वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। कुल मिला के हमारे देश की जो आर्थिक योजनाएं हैं वो बहुत सुदृढ़ हो रही इसलिए है। लाभप्रद हो रही हैं। एक आपने कहा कि जो दूसरी कंपनियां भी आ रही हैं, हम अपना ही एक उदाहरण लेके देखते हैं, हम भी कोई मकान खरीदते हैं या देखते हैं तो उसकी सुरक्षा और सारी उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए उसका पूरा प्लानिंग करके लेते हैं बिल्कुल उसको। साहब, कोई तो बाहर से वही अगर शायद कोई- उन कंपनियों को लग रहा होगा कि यहाँ हम मजबूत स्थिति में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बिल्कुल यही बात है और इसीलिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं तो कोई भी अपना निवेश यहाँ पर क्यों करना चाहेगा, इतना पैसा क्यों लगाना चाहेगा। अच्छा, ये जो विदेशी निवेशक हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं या विदेशी जो कंपनियां आ रही हैं, तो ये हमारे देश के बाजार के लिए किस तरह से ये लाभप्रद हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एनकाउंटर करेंगी। बेरोजगारी से लड़ने के बेरोजगारी लिए को, हमें हाँ, मदद। बेरोजगारी जो है उसको उनको लोगों को नया नया रोजगार मिलेगा। और यही नहीं, जब कंपनी लगेगी तो रॉ मटेरियल के लिए की उपलब्धता यहाँ से ही होगी और रॉ मटेरियल को भी क्रिएट करना होगा। फिर प्लस क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री जो ना सारी चीज़ें अपनी नहीं बनाती है, जी। उनके है ना सब्सिडीज होती है। वो तो सब्सिडीज डेवलप होंगी, जब सब्सिडीज डेवलप होंगी तो और इंडस्ट्री डेवलप होंगी और साथ साथ जो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब तो कुल मतलब ये ना, मिला ये ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशन से ना बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। विकास की जो आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं वो बड़े विधिवत और सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो काफी कुछ सुरक्षित रहेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं गुप्ता जी, विजय कुमार जैन भोपाल से। हेलो हेलो, जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि सर। वर्तमान परिवेश में जब देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जी विश्व में 5वें नंबर पर आ गई है, जी। उस स्थिति में क्या हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अच्छी है, या म्यूचुअल फंड मार्केट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा निवेश सुरक्षित रहे और लाभप्रद रहे? जी विजय कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने। काफी सुलझा हुआ सवाल है सर इनका। और हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा इनके सवाल में कुछ एक चीज क्लियर नहीं हो रही है। जी ये म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है शेयर मार्केट में ही निवेश करने का। तो मेरे ख्याल से शायद ये कहना चाहते हैं कि क्या हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। यदि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है और आप देख रहे हैं मार्केट बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं एफडीआई भी 5 साल में $475 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये सब देखते हुए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप नॉर्मल पर्सन हैं और आपको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो नॉलेजेबल पर्सन होता है और आपके सारे पैसे को सुचारू रूप से वो शेयर मार्केट में लगाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या आप रिस्क कवर करने की स्थिति में नहीं हैं, रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं है, ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग पर टेंशन नहीं लेना चाहते और रिटर्न भी अच्छा चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेहतर सेक्टर उनके लिए हो सकता है। क्योंकि वहाँ जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका सारा टेंशन उनके पास रहता है और वो अपने फायदे में आपको भी फायदा दे देते हैं। आपको फायदा दे देते हैं। यही एक सीधा आपको फंडा है। आपको है ना, आपको सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको फ्री में मिल जाता है। फ्री में मिल जो जाता है। अदरवाइज है ना, आपको इंडिविजुअली अगर आप जाएंगे बिल्कुल। तो ये शायद वो कॉस्टली पड़ेगा। और फंड दूसरा बात मैनेजर कॉस्टली भी पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, जो लिमिटेशंस होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप वैश्विक बाजार पर नजर नहीं रख सकते वहां, और जो फंड मैनेजर होते हैं वो पल प्रतिपल की उनको अपडेट्स रहते अपडेट हैं, रहती है। तो इसीलिए सुरक्षित भी माने जाते हैं म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। जी, इक्विटी में आप क्या समझते हैं? फ्लक्चुएशन का असर भी आता है और अनुभव भी बहुत ज्यादा चाहिए। क्या अगर कोई, लेकिन पैसा थोड़ा सा ज्यादा आने की संभावना रहती है, देखिए ऐसा है कि संतुलन कैसे बनाएं इन देखिए, यदि दोनों आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी स्कीम्स 3 होती हैं। अच्छा अच्छा। एक इक्विटी बेस्ड है ना म्यूचुअल फंड है, एक है ना डेप्ट बेस्ड है ना म्यूचुअल फंड है, और तीसरा है ना बैलेंस फंड है। तो इक्विटी के उतार चढ़ाव को देखते हुए म्यूचुअल फंड बनाया गया है जिसमें सिर्फ वो इक्विटी के अंदर ही है ना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव का ध्यान उसका फंड मैनेजर रखता है। डेप्ट के अंदर जो होता है वो, जैसे आप सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, उसको ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए कि भाई मेरे को बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है, देन ही कैन गो फॉर दैट। और कुछ आदमी होते हैं वो रिस्क भी लेने को तैयार हैं और साथ में प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो बैलेंस में जा सकते हैं। तो म्यूचुअल
डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको हानि ही होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपने की नॉलेज कितनी है और आप मार्केट के साथ साथ खरीद और बेच में का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि अगर समय पर आप एग्जिट कर जाते हैं या समय पे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर तो यू कैन अर्न, लेकिन अगर गलत समय पर आप है ना एंट्री करेंगे या गलत समय में एग्जिट करेंगे तो आपको लॉस होगा। बट म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। कुल मिला के डिसीजन का कमाल है, आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लें और वो तभी आएगा जब आपको अनुभव होगा अच्छा खासा, आपके साथ लंबी प्रोफाइल होगी अपने ज्ञान की और अनुभव की। कई बार हम लॉस बुक नहीं करना चाहते शेयर मार्केट में होते हैं, लेकिन क्या होता है जरूरत होती है उसको लॉस बुक करने की, तो फंड मैनेजर ये डिसीजन ले सकता है, बट इंडिविजुअल के लिए लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जी अच्छा, इसमें कई बार स्टॉप लॉस जो आप बता रहे हैं उस तरह के लगाते हैं, कुछ किसी फंड का लॉक इन पीरियड भी रहता है, तो आदमी थोड़ा सा अप डाउन आए वो घबरा जाते हैं, अरे घाटा हो रहा तो वो क्विट कर जाते, क्या वो सही है? देखिए क्या है, मैं तो मान के चलता हूँ कोई भी निवेश हम यदि करना चाहते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म निवेश कर रहे हैं तो वो निवेश नहीं है, क्योंकि पहले 3 वर्ष मिनिमम होने चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि अब गवर्नमेंट के जो सरकार है वो समझती है कि 5 साल कम से कम होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा सारे जो फंड्स हैं, जो टैक्स सेविंग स्कीम वगैरह सब जो भी फंड्स हैं सबको 5 साल के लॉकिंग पीरियड में रखा है उन्होंने, इसीलिए ये सोच करके। तो इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, तभी आप है ना यू कैन। धैर्य जरूरी बहुत जरूरी है उसमें। और रिस्क फैक्टर का जहां तक सवाल है वो तो जीवन में साथ साथ नो रिस्क नो गेन, सांसों के साथ रिस्क चलती रहती है। नो रिस्क नो गेन, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो रिस्क चाहिए लाइफ रिस्क चाहिए, और लेकिन उसको बियर करने की कैपेसिटी अपने पास होना चाहिए। और अच्छा, इसमें आप जैसे विषय के बताते हैं कि निवेश करना हर तरह से, कई सारे तरीके हैं निवेश के, लेकिन जो गोल बनाकर लक्ष्य बनाकर निवेश करते हैं उनको सफलता, अपनी अपेक्षित सफलता मिल जाती है। लक्ष्य का क्या महत्व आता है इसमें? देखिए लक्ष्य का महत्व ये है कि जब भी आप निवेश करते हैं ना तो उसके पहले आपको एक प्लानिंग करनी जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी पूरी आय जितनी आय है उसमें से कितना भाग मुझे निवेश करना चाहिए, कितना भाग मुझे खर्च करना चाहिए और कितना भाग जो मुझे इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। 3 चीज़ें आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे जैसे लोग कहते हैं कि 50% आप खर्च कर डालो, 30% आप है ना इमरजेंसी फंड में डालो और 20% निवेश करो। निवेश का मतलब है लॉन्ग टर्म निवेश। 30% जो मैं आपको कह रहा हूँ इमरजेंसी फंड, वो इसलिए होता है कि किसी भी हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा स्टैंडर्ड सेम मेंटेन रहे, कभी प्रॉब्लम आने पे, जैसे अभी कोरोना हो गया था, यदि हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं था होता है तो हम वी वर इन डूम। लेकिन अगर हम इमरजेंसी फंड होगा, जैसे आपको है ना मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है, आपको लाइफ इंश्योरेंस देना, ये सब इमरजेंसी फंड का पार्ट होता है। जी। और निवेश के लिए 20% आपको करिए, तो उसमें अपने आपकी लड़की की बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपना रिटायरमेंट प्लान, ये सारा प्लानिंग करेंगे तो उसको लेते हुए अपना लक्ष्य रखेंगे तो आपका निवेश सही तरीके से होगा। जी राजीव कुमार गुप्ता जी, एक अभी भविष्य की आशंका एक व्यक्त की जा रही है, अब वो भगवान ना करे बहुत कब आती है क्या है, या आती भी है कि नहीं, लेकिन आशंका है, लेकिन सुरक्षा पहले जरूरी होती है, भले ही वो प्रॉब्लम आए ना आए। मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो ऐसे में आपने अभी कहा ना इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी फंड मंदी आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन इमरजेंसी फंड का अरेंजमेंट कैसे करके रखें? देखिए कहाँ ऐसे जगह है जहां पर इमरजेंसी फंड आप कलेक्ट करके रखें? देखिए इमरजेंसी फंड, वो फंड को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिसको हम जब जरूरत हो तो उसका पैसा हमें मिल जाए। जैसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या फिर आपको कोई ऐसी चीज लॉक इन पीरियड नहीं हो, ऐसी स्कीम हो। या आपके जो अगर इवन आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको भी आप अगर इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स को जिनका लॉक इन पीरियड नहीं है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं समय पर, या आप सेविंग अकाउंट्स या कैश में रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि कोविड ने बहुत बड़ा ये लेसन दिया है कि इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है आज की अनियमितता जीवन को देखते हुए। क्योंकि मकान में इन्वेस्ट कर देंगे तो आप इमरजेंसी फंड में यूज नहीं कर सकते, फिक्स एसेट हो जाता है, हो जाएगा। जी अच्छा, ये तो हुई शेयर मार्केट की बात, म्यूचुअल फंड की बात। बैंकिंग में भी बहुत सारी हैं स्कीमें। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पिछले साल से गोल्ड की काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले। स्वर्ण में निवेश के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए स्वर्ण में निवेश के लिए सबसे पहली चीज तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि कृपया करके फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को परचेज ना करें। अच्छा। क्योंकि जब हम फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को परचेज करते हैं और जब जरूरत पड़ती है हम उसे बेचते हैं, निवेश के लिए रखते तो उसमें है ना हमारी बहुत कटौतियां हो जाती हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड में निवेश करते हैं, आसान भी नहीं है। हाँ, आसान भी नहीं है,
और है ना उसमें बहुत कटौती आती है, मतलब वो पैसा उतना नहीं मिलता है। बिल्कुल। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं तो कटौती कुछ नहीं होती है। अच्छा। और साथ में क्या होता है कि हम है ना जब चाहे तब पैसा हमें समय पे मिल जाता है। तीसरी चीज है, अगर आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, जैसे बच्चों की शादी है या ब्ला ब्ला, मतलब ऑल लॉन्ग जी टर्म, जी जी तो आप मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं गवर्नमेंट के, वो सबसे बढ़िया हैं। जी। क्योंकि उसमें 2.5% एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। आप 8 साल तक यदि उस बॉन्ड को रख लेते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अगर 5 साल के बाद आप भी उसको भुना सकते हैं आप अगर, लेकिन उसको भुनाने पर आपको कैपिटल गेन और अच्छा। के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में भरेंगे तो सारा का सारा टैक्सेबल भी होगा आपको। जी जी जी। और मैं समझता हूँ गोल्ड कभी भी है ना, कभी ये ऊपर नीचे हो चाहे बिल्कुल। कितना ही हो, हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ गोल्ड में धीरे धीरे करके बढ़ता ही रहेगा। बढ़ता आई डोंट रहेगा। थिंक है ना, मतलब वो एकदम डिप होने वाला है। जी। ये मेरा पर्सनल विचार है। मैं अपना पर्सनल विचार में ये समझता हूँ। जी जी जी। अच्छा, रियल एस्टेट में भी अभी कुछ रौनक दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों से बड़ा मार्केट डाउन चल रहा था, लेकिन अभी एक साल से 1.5 साल से उसमें उछाल नजर आ रहा है। हाँ, वो उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो क्या है कि बहुत समय से रियल एस्टेट बहुत डाउन था, जी। और जो मकान बने हुए थे बहुत सस्ते में बने हुए हैं मकान, और लागत चूंकि फंसी हुई थी बिल्डर्स की, हाँ, और लागत कॉलोनाइजर्स बहुत की। कम लगी थी उनकी, और लागत कम लगी थी। और इस वजह से वो जब बिकने जो उसका कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं हर चीज़ का, मजदूरी का, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, तो हर एक कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में नए बनने वाले मकानों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। उसको देखते हुए आज है ना रियल एस्टेट के अंदर इतनी बूम आई हुई है। जी मैं समझता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करने की में बहुत अच्छा ही है, बुराई नहीं है। जी जी। अभी हमारे देश में जो फोकस किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किया जा रहा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, निर्माण कार्य हैं, विकास कार्य हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दिया गया है और उसका असर बाजार में दिखने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंफ्रा सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एफएमसीजी, इसमें क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या इनकी तरफ कुछ निवेश के लिए सोचना चाहिए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, इसलिए अच्छा भी है कि देखिए सबसे पहले जो आप देखें हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले थी रोड्स की जी और ट्रांसपोर्टेशन की। आज आप देखिए चाहे वो है ना रोड है ना ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, सभी ट्रांसपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया गया है। उसके अलावा सभी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट किए जाते हैं या कोई कंपनी उसको क्रिएट करती है तो उसके रिटर्न एक है ना ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही आते हैं। जी जी। तो आज की डेट में हो सकता है वो सस्ते लगते हों, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाकर के जब वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। जी। उसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी नेचुरल गैस कंपनीज ने अपने शेयर्स लेके आई थी और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। मैं नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में भी एक है ना गैस कंपनी है। उन्होंने जब वो लेके आए थे, इक्विटी लेके ऑफर करी थी मार्केट में, और बड़ा कम रेट पर थी और लोगों को लगता था क्या करेगी। लेकिन एक बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो सिर्फ रिटर्न ज़्यादा आते हैं, उसका एक्सपेंसेस कम होता है, रिकरिंग बिल्कुल एक्सपेंसेस। बिल्कुल। कंपनी का बैकग्राउंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी और कीमत, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। बाकी लालच में ना जाए, अगर कोई ऑफर दे, ऑफर पे कभी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऑफर पे। है ना? जो लोग है ना रातों रातों में आपको अमीर बनाते हैं, जी जी। समझ लीजिए वो सपना है और बड़ा बुरा सपना है, जब टूटेगा तो। वैसे भी गुप्ता जी, एक पैरामीटर होता है कि उससे ज्यादा लाभ आप किसी को दे नहीं सकते या व्यावहारिक तौर पे आ ही नहीं सकता। लोग सब्जबाग कितने भी दिखाएं, हम 2-3 साल में डबल कर देंगे, 6 साल में, ऐसा संभव है नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो अपने लिए पैसा डबल कर लेते हैं, आपके लिए नहीं करते। अपने लिए कर लेते हैं जी। इसके अलावा कुछ लघु बचत योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस में, खास तौर से अगर जो है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसान है पोस्ट ऑफिस में जाकर बात करना या निवेश करवाना। देखिए लघु बचतों में किसको आप? देखिए सबसे ज़्यादा मैं ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। अच्छा। उस सबसे पहली चीज़ वही है, सबसे पीपीएफ, जिसे मैं पीपीएफ बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। जी जी। खास तौर से बच्चों के लिए, जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त हमें उसका पीपीएफ अकाउंट खोल देना चाहिए। और आज की डेट में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ करके 8% हो गया है। तो आप इसमें क्या होता है, मिनिमम 15 साल के लिए पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट होता है और हर 5 साल पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा। तो जब बच्चा आपका बड़ा हो जाता है, पढ़ाई के समय में हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट हो जाता है, और यदि आप उसको फंड को छोड़ भी देते हैं तो आगे आने वाले समय में उसका ख्याल रखता है और वो
सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि किसी भी जगह पर आप पैसा बच्चे का लगाएंगे जी। तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा या इंटरेस्ट मिलेगा वो सब टैक्सेबल होगा, लेकिन पीपीएफ में नहीं है, इसलिए अच्छा, आपको अच्छा। टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट है टैक्स उसमें। बेनिफिट भी है। उसके अलावा देखिए मंथली सेविंग स्कीम है इनकी MIS के नाम से, MIS। फिर किसान विकास पत्र है, फिर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है और FDRs भी है। ये जी। सारी ही इनकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। किसी भी स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आज संपर्क आसानी से हो संपर्क सकता है और पोस्ट ऑफिस जाकर सबसे आप। बड़ी बात क्या है कि पोस्ट ऑफिस भी आज कंप्यूटराइज्ड हो गया है। हाँ, पोस्ट ऑफिस के सर्विस सेवाएं पहले जैसी थी उससे बहुत इंप्रूव हुई हैं। अब तो और कई जगह हाँ, एटीएम भी पोस्ट ATM ऑफिस के खुल चुके उनके हैं। ATMs आ गए हैं, लिंकिंग आ गई है, बहुत कुछ हो गया है। तो पोस्ट ऑफिस को मैं किसी भी रूप में आजकल उनका एक बैंक ही हो गया है, जिसे जी। इंडिया पोस्ट के नाम से बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया पोस्ट का बैंक है। तो इसकी वजह से कि मैं उनको किसी भी तरह से कमर्शियलाइज बैंक से कम नहीं समझता हूँ। जी जी जी। तो आप उसमें बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुप्ता जी, आपको बैंकिंग का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, आप वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं, जनरल मैनेजर से आप रिटायर हुए हैं, तो बैंक की भूमिकाएं भी काफ़ी कुछ निवेश के लिए रही हैं हमारे हिंदुस्तान में। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भूपेंद्र जी। जी भूपेंद्र जी, हेलो। कौन से स्टॉक्स में अपन पैसा लगा सकते हैं? नहीं, स्टॉक के नाम तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। जी जी जी। आप है ना, क्योंकि यहाँ से नाम किसी व्यक्तिगत या कंपनी का नहीं हम बताते हैं। आप सेक्टर वाइज हम आपको हिंट दे सकते हैं इस तरह। तो ये देखिए, मैं तो आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको शेयर में कहीं लगाना है तो रिनाउंड, मतलब अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में, हाँ जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जिसके बारे में मार्केट को सबको मालूम है, बिल्कुल। वो चाहे कितनी भी ऊपर और नीचे हो, वो कभी डूबती नहीं है जी। और आपको अच्छा रिटर्न देती है। इतना ही हम आपको बता सकते हैं। चलिए, समय हमारा समाप्ति की ओर है गुप्ता जी। तो मैं यही आपसे पूछ रहा था कि आप बैंकिंग का काफी वरिष्ठ आप पद पर रह चुके हैं, तो बैंकों में इस समय आजकल जो RBI की रेट्स चल रही हैं उनके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो कम ज्यादा हो रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है? देखिए, इस समय बैंकों का FDR के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। जब से ये SLR के ऊपर नीचे हुए हैं, बैंकों ने काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं। आज के डेट में आप चाहें, अगर सीनियर सिटीजन है तो 8% तक भी कुछ बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अदरवाइज अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 7.5% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। जी, जी। आप किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, 5 लाख रुपए तक जमा कराते हैं। वो DICGC के अंदर आपका सेफ है, इसलिए आप कहीं भी ध्यान रख करके FDR पर बना सकते बैंक में अपना ट्रांजैक्शन जरूर बनाए रखें। क्रेडिट स्कोर आजकल जो आता है वो कई जगह आपके लिए लाभदायक रहता है। आपसे गुडविल अच्छे बैंक में करें। तो गुप्ता जी, अब आपने काफी अच्छी जानकारी दी। समय की सीमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा समय, आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत दर्शकों, बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े रहे। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।